नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड कई मायनों में खास है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने अपने कार्यों से अपने इलाके के आसपास के, अपने इलाके के दायरे के करीब सैकड़ों हजार किलोमीटर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। बिहार का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चाय की खेती करना असंभव माना जाता था, उस क्षेत्र में, उस इलाके में उन्होंने टी गार्डन्स बना दिए। मैं बात कर रही हूँ बिहार के मध्यम शहर किशनगंज के रहने वाले श्री राजकरण दफ्तरी की, जिन्होंने ना सिर्फ चाय की खेती में क्रांति लाई, पर उसके साथ ही साथ किशनगंज को आधुनिक शहर बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये माना जाता है कि अगर किसी को ऊंची सफलता हासिल करनी है तो उसे महानगर की ओर रुख करना होगा, पर इस धारणा को गलत साबित किया है बिहार के एक मध्यम शहर किशनगंज के एक व्यक्ति ने, जिन्होंने अपनी नई सोच, लगन और कर्मठता से सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ है जहां पहुंचना सपनों जैसी बातें लगती हैं। इस व्यक्ति के कार्यों से प्रभावित होकर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने भी इन्हें एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया और उनका नाम है राजकरण दफ्तरी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। दोस्तों, मैं ललित सरावगी आप सबका वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज मैं बिहार के एक मध्यम शहर में हूं जिसका नाम है किशनगंज, और ये वो किशनगंज है जिसने भारत के नक्शे में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। ये महत्वपूर्ण स्थान बना है किशनगंज के कुछ लोगों के समर्पण, उनकी मेहनत और उनकी लगन के कारण। आज मैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ हूँ जिनका नाम है राजकरण दफ्तरी। राजकरण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के सरदार शहर के स्वर्गीय भीकम चंद दफ्तरी और स्वर्गीय कांता देवी के पुत्र के रूप में 3 अक्टूबर 1959 को राजकरण जी का जन्म हुआ। आज आप जो सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे? मैं तो 15 वर्ष की उम्र में ही अपने भाई साहब के साथ व्यापार में जुड़ गया, और व्यापार पढ़ाई के साथ साथ अपना व्यापार भी हम लोग करते गए। तो हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने 20,000 रुपये की एक राशि लगाकर अपना व्यापार शुरू किया था। कलकत्ते के बगल में नवद्वीप है, तो वहीं से हमने व्यापार स्टार्ट किया था। कुछ समय का मैं व्यापार बताऊं तो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, साथ में माल लेकर आना पड़ता था। मतलब काफ़ी संघर्ष से हमने व्यापार चालू किया, और व्यापार जो चालू किया मात्र 150 स्क्वायर फीट की एक दुकान थी, वहीं से हमने अपना व्यापार और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। पर राजकरण जी को यहाँ रुकना नहीं था, उन्हें तो एक नया इतिहास रचना था। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करने वाली बात को चरितार्थ करते हुए एक ऐसा व्यवसाय शुरू किया जिससे हजारों लोगों को न केवल रोजगार मिला, बल्कि उस इलाके का कायाकल्प हो गया। अभी तक यही माना जाता रहा कि चाय की खेती केवल पहाड़ों पर ही हो सकती है, समतल जमीन पर नहीं। पर किशनगंज जैसी समतल जमीन पर साल 1992 में मात्र कुछ एकड़ में उन्होंने चाय की खेती शुरू की, और आज एक तरफ जहां एक बड़े भूतल में उनके चाय बागान हैं, तो वहीं उनकी प्रेरणा और सहयोग से किशनगंज की समतल जमीन पर हजारों एकड़ में टी गार्डन लग गए हैं और कई चाय की फैक्ट्रियां खुल गई हैं।
टी गार्डन केवल पहाड़ों पे ही होते हैं, आपने इस समतल और बंजर ज़मीन पर टी गार्डन की स्थापना कर दी। आपके मन में ये विचार कैसे आए? एक्चुअली अगर देखा जाए तो चाय के लिए वाटर लॉकिंग नहीं होना चाहिए। जिसमें धान की खेती होती है उसमें चाय की खेती नहीं होती है। हमने देखा कि यहाँ का काफ़ी भूभाग खाली और पड़ती पड़ा था, जिस पर कुछ नहीं होता था, जिसे बंजर लैंड और हाई लैंड कहते हैं। हमने जब यहाँ चाय की खेती की शुरुआत की और जब ज़मीन पर हम प्लांटेशन भी हो रहा था, घूम रहे थे, तो जो ज़मीन की गर्माश थी वो गर्माश देखकर लग रहा था कि जब अभी इतनी गर्म है तो पौधों का क्या होगा। मगर हमने शुरुआती तौर पर 2 लाख प्लांट लगाए और सारे सर्वाइव किए और आज एक हरित क्रांति के रूप में किशनगंज ज़िले में चाय बागान लग गए। हमने छोटे छोटे किसानों को भी प्रोत्साहित किया। आज कम से कम किशनगंज ज़िले में 25,000 एकड़ जो भूमि पर चाय की खेती हो रही है और भी संभावनाएं हैं। कितने लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला होगा? अगर देखा जाए तो 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, जिसमें अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो महिलाओं को ही ज़्यादा रोजगार मिला है। तो क्या भविष्य में आप इस गार्डन को और बड़ा रूप देंगे? राज्य सवाल की कुछ सरकारी नीतियां हैं, जिसमें क्या है कि हमारी डिमांड चल रही है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी चाय की खेती के लिए लैंड सीलिंग एक्ट से मुक्त किया जाए। अगर सरकार अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में भी अगर एक्ट में प्रावधान करती है तो निश्चित रूप से हम यहाँ भी तो हमारी CTC चाय का अपना प्रोडक्शन है, आने वाले समय में ग्रीन टी का भी हम अपनी यूनिट लगाएंगे। आज उनका ब्रांड राजबाड़ी चाय पूरे देश विदेश के साथ साथ आर्मी, पैरामिलिट्री एवं अन्य सरकारी कैंटीनों में भी उपलब्ध है। जिस व्यक्ति ने पहले कभी चाय की पत्तियों को नहीं देखा, वो पूरे जिले में एक हरित क्रांति का जनक बन जाए और जिसे बिहार को विश्व के चाय मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है, ऐसे उदाहरण बिरले होते हैं। आज पिछड़ा किशनगंज टी सिटी के नाम से विश्व के चाय मानचित्र पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। किशनगंज के जिस इलाके में दफ्तरी जी के चाय बागान हैं, वह इलाका पहले आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था, पर आज एक तरफ यही इलाका खुशहाली की दास्तां बयां कर रहा है। चाय बागान में मुख्यतः महिलाओं को रोजगार मिलने से यहाँ महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ा है। दफ्तरी जी ने ये टी गार्डन लगाया, ये बागान लगाया, इससे आप लोग को क्या कुछ फायदा हुआ है? फायदा जरूर हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। बाबू बागान लगा के दिया है। आदमी इतना औरत लोग कहाँ जाएगा काम करने के लिए? कौन काम देगा? रोजगार तो नहीं है। खेत पतार में कितना काम करेंगे? यहाँ पर बाबू बागान लगा के दिया है तो परिवार मिल के खट लेते हैं और घर भी हो जाता है, चल जाता है, बाल बच्चा भी पालन हो जाता है, सब आराम से होता है। किशनगंज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बाद दफ्तरी जी ने शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक व्यवसाय शुरू किए। किशनगंज जैसे छोटे शहर में मॉल, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त होटल, ऑटोमोबाइल के साथ ही साथ फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, रेडीमेड कपड़ों आदि के बड़े शोरूम खोलकर किशनगंज जैसे शहर को मानो इन्होंने एक छोटा सा महानगर बना दिया। अत्याधुनिक और जरूरत के इन सामानों के लिए पहले जहां यहाँ के लोगों को महानगर की ओर रुख करना पड़ता था, जिसके लिए अतिरिक्त पैसा और समय उन्हें खर्च करना पड़ता था, वहीं आज अपनी पसंद का सामान लेने के लिए उनको उनके ही शहर में कई आइटम मिल रहे हैं। ये जो छोटी जगह में और इतने बड़े रूप में और आधुनिक तकनीकों से काम को करना, डेवलप करना, करोड़ों की पूंजी लगाना, ये ऐसा रिस्क आप कैसे ले लेते हैं? जिस चीज़ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो हमने सोचा क्यों नहीं किशनगंज में ही हम इसे लगाएं
और लोगों का एक विश्वास और हमारी टीम जो सक्रियता के साथ में जिसने इसे कार्य को संभाला, उसका क्या है कि पूरा सहयोग मिला और जिसके वजह से हम अपने इस कार्य में कामयाब हो पाए। हम चाह रहे हैं कि साहब ये बिग बाज़ार कॉन्सेप्ट पर ही दफ्तरी का अपना बाज़ार ही आए। सारे आइटम्स जब हमारी कंपनी डील करती है तो क्यों नहीं, जैसे बिग बाज़ार है उस तरह अपना दफ्तरी बाज़ार किशनगंज में हो। दफ्तरी जी की उद्यमशीलता को सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। उन्हें देश और प्रदेश की सरकारों द्वारा कई बार सम्मानित किया गया। विदेशों में भी उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया। चाय के बागान को मैंने नज़दीक से देखा है। छोटे छोटे वृक्ष होते हैं या पेड़ होते हैं, तो क्या पर्यावरण पे भी इसका असर अनुकूल पड़ा है? अगर देखा जाए तो किशनगंज ज़िले में कम से कम 20 करोड़ टी प्लांटेशन लगे हैं, साथ ही साथ छायादार वृक्ष भी लगे हैं। अगर देखा जाए तो जल जीवन और हरियाली जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, तो चाय बागान ने काफ़ी हद तक उसे पूरा किया है। दफ्तरी जी ने व्यवसाय उद्योग में भारी सफलता प्राप्त करने के साथ साथ समाज और धर्म के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। समाज की अनेक संस्थाओं से जुड़कर समाज के उत्थान में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इन सामाजिक और धार्मिक कार्यों के कारण जहां समाज का विकास हुआ, वहीं उन्हें सैकड़ों बार सम्मानित किया गया।
हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार श्री राजकरण दफ्तरी जी की आत्मकथा का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। साल 2019 में वाह जिंदगी आप सभी के सामने लेकर आया एक नया सीजन जैन रत्न। जैन रत्न सीजन 1 के 10 एपिसोड आए और उन 10 एपिसोड्स में हम आपके सामने लेकर आए देश भर के 40 जैन रत्न, जिन्होंने अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ना सिर्फ अपने परिवार की, पर अपने साथ साथ जैन समाज को भी रोशन किया। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग हमें कोरोना के कारण रोकनी पड़ गई थी, पर क्योंकि अब सब कुछ रफ्तार फिर से पकड़ रहा है, वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं हम उसकी एक झलक। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई, बल्कि समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। अब वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर देश के कोने कोने में गई। आइए मिलते हैं जैन रत्न सीजन 2 के कुछ जैन रत्नों से। विजय डड्डा, मुंबई, चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में रोजाना करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रनवाल, मुंबई, भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई, भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। किशोर खब्या और डॉक्टर उषा खब्या, मुंबई, पति पत्नी के जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। अमिताभ जैन, IAS चीफ सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सतीश R शाह, मुंबई, हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। विनोद जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, देश के सर्वोच्च कोयला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई अन्य संस्थाएं भी चल रही हैं। राकेश मेहता, मुंबई, सभी जैन संप्रदाय की प्रमुख संस्था भारत जैन महामंडल के राष्ट्र अध्यक्ष और शेयर मार्केट के सफलतम व्यवसायी। विनोद जैन, रायपुर, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शैलेश लोढ़ा, मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि। नरेश जैन, दीमापुर, आज भारत के प्रसिद्ध नमक उत्पादक के रूप में अपनी पहचान बना ली। अशोक छाजेड़, नवी मुंबई, देश की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी अरिहंत ग्रुप के चेयरमैन। डॉक्टर गौतम भंसाली, मुंबई, कोविड काल में जिनके महाराष्ट्र कोविड प्लान से लाखों लोगों की जिंदगी बची। राजकरण दफ्तरी, किशनगंज, बिहार, हजारों एकड़ की जमीन पर टी गार्डन बनाकर इतिहास रच दिया। राजेश कोठारी, IRS, नवी मुंबई, एडिशनल कमिश्नर GST ऑडिट, साथ ही साथ हिंदी कविता एवं उर्दू गजल के गजब के फनकार। मंजू लोढ़ा, मुंबई, सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही साथ प्रतिभाशाली लेखिका, गायिका और कवित्री भी। DK जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। डॉक्टर कुमार चटर्जी, मुंबई, विश्व विख्यात जैन भजन गायक और डॉक्टर संदीपा चटर्जी, वरिष्ठ प्रोफेसर। इन बंगाली पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। संजय सीमा बाकलीवाल, नवी मुंबई, बाकलीवाल फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। संजय जैन, राखी जैन, रायपुर, पति पत्नी के इस जोड़े ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गणपत और चिराग जगलिया, मुंबई,
पिता पुत्र के इस जोड़े ने देश विदेशों में इंश्योरेंस के कार्यों में इतिहास रचा। अमृतलाल जैन, खाटेड़, नवी मुंबई। भारत में बासमती चावल के सबसे बड़े व्यवसायी विराग वानखेड़े, मुंबई। महाराष्ट्रियन युवक गायक जिसने जैन धर्म अपनाया, साथ ही साथ गायन में 5 अनोखे विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर आप भी किसी जैन प्रतिभाओं को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा से अपने साथ ही साथ अनेकों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी, तो हमें सूचित करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। अगर आपके जान पहचान में, आपके परिवार में, आपके इलाके में कोई ऐसे जैन रत्न हैं जिन्होंने अपने कार्य से जैन समाज का नाम रोशन किया है, तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमें बेहद खुशी होगी वह जिंदगी की टीम को लेकर उनके पास जाने में और उनके ऊपर जैन रत्न की फिल्म बनाने में। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से श्री राजकरण दफ्तरी जी ने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने कार्य को सफल किया। मृदुभाषी, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की इनकी पत्नी मंजू जी संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी को निभाती हैं और राजकिरण जी की पत्नी होने पर गर्व महसूस करती हैं। मैंने किशनगंज में देखा दफ्तरी जी की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है, आप उनकी पत्नी हैं, आपको कैसा लगता है? हर स्त्री को अपने पति की प्रशंसा सुनकर उसे बहुत गर्व महसूस होता है और मैं भी यही चाहती थी और मुझे यही मिला है कि इन्हें मान सम्मान इज्जत मिल रही है। इनके मान सम्मान इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ ही मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। वो हर चीज़ का एक संकल्प लेते हैं और उस संकल्प के साथ ही उस काम को पूरा करते हैं। रात दिन एक करके भी उस काम को पूरा करते हैं। वो इतना व्यस्त रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप चाहती हो कि आपको समय दें लेकिन वो नहीं देते होंगे, तो आपको कैसा लगता होगा? नहीं, मुझसे उससे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार और समाज के लिए ही कर रहे हैं। इससे उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ती है। बस मैं इससे ही बहुत खुश हूँ।
राजकरण जी, आपने एक सफलता पाई, सफलता के एक बहुत बड़े मुकाम पर आप पहुंच गए। इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? इस सफलता का श्रेय अगर जाता है तो जॉइंट परिवार को जाता है। हम 4 भाई और 4 भाइयों के 9 लड़के, सबों ने का सहयोग है। संयुक्त परिवार के सदस्य अपने परिवार में राजकरण दफ्तरी रत्न को पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इनके परिवार में आज मुखिया के रूप में हैं, सबसे बड़ी हैं, 4 भाइयों का परिवार है। आपको कैसा लगता है? मेरे देवराज जी को मेरा ससुर जी का नाम रोशन किया है बहुत। जहाँ कहाँ बगान बिल्डिंगें बहुत अच्छी अच्छी सब चिनाए हैं, सब कोई रहते हैं एक साथ में। और मेरे 4 लड़के हैं, उसको भी बहुत आदर भाव से रखते हैं। ये तो चले गए, ये लोग, ये मेरा देवर बहुत अच्छे से सबको, बच्चे को सब अच्छे से रखते हैं। वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं अपने अंदर, मतलब कुछ भी नेगेटिव अपने आसपास आने नहीं देते हैं। और उनको देख के हमें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती भी है। और उनकी विजनरी बहुत अच्छी है, मतलब हर चीज़ को दूरदर्शिता जिसको बोल सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से सब चीज़ को टैकल करना, इतने बड़े परिवार को लेके चलना, बहुओं को एकदम बेटियों की तरह रखना। और बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, मैं इतनी अच्छी फैमिली का पार्ट बनी हूँ। जॉइंट फैमिली में 9 बहुएं हैं जिनको पापा बहुत अच्छे से फ्रीडम दे के रखे हैं। किसी पे कोई बंदिश नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना नहीं। सबको अपना फ्रीडम है, आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से लाइफ जी सकते हैं। मेरे को ऑनेस्टली बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तो वो जल्दी से गुस्सा नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बनूँ और मुझे भी जल्दी से गुस्सा नहीं आए। मैं पेशेंट रहना चाहती हूँ उनकी तरह। वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं। राजकरण जी को 2 पुत्र हैं, मनीष एवं रोहित, और एक बेटी मोनिका भंडारी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर उनके बेटे भतीजों ने भी व्यवसाय, समाज और धर्म के क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आप अखिल भारतीय तेरहपंथी युवक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, काफ़ी बड़ा पद है। तो कैसे आप भी यहाँ तक पहुँचे, ये सफलता अर्जित की? आज जीवन में मैं जिस मुकाम पर हूँ उसका श्रेय मैं पूरे तरीके से अपने परिवार को, अपने पिताजी को देना चाहूँगा। आज एक छोटी सी जगह से होकर भी एक 350 शाखा परिषदों के इस संगठन में जो महामंत्री पद का दायित्व मिला, तो सिर्फ एक ही बात मेरे पिताजी की जो मेरे मन में बैठ गई, जगह छोटी हो सकती है लेकिन सपने छोटे नहीं हो सकते, हमारे हौसले छोटे नहीं हो सकते। और इसी चीज़ को इन्होंने यथार्थ किया। कभी कभी मैं उनकी क्वालिटीज़ को देखता हूँ तो मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ उनकी सोच शुरू होती है। उन्होंने अपना व्यापारिक जीवन की बात करूं, व्यक्तिगत जीवन की बात करूं, धार्मिक जीवन की बात करूं, सामाजिक जीवन की बात करूं, राजनीतिक जीवन की बात करूं, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना मुकाम पाया है। और उन्होंने हमेशा ये सिखाया है कि जीवन में पैसा कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जिस समाज की बदौलत हम यहाँ पर हैं तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि उस समाज के लिए हम कुछ करें, और उसी की परिणति है आज धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, जो भी समय का नियोजन कर पा रहा हूँ, उनसे जो मेरे को प्राप्त मनोबल, उनसे जो प्राप्त शिक्षा है, ये उसी की परिणति है। मैंने पिताजी के स्वभाव पे एक कविता भी लिखी है जो मेरे को उनसे प्रेरणा मिलती है। निश्चल निर्भय अदम्य साहस, कभी ना पीछे मुड़ने की आदत, लक्ष्य निर्धारित मार्ग प्रशस्त, आंधी और तूफानों में भी मस्त, बढ़े जिस ओर फिर रुके नहीं कदम, आत्मविश्वास और धैर्य से सजग, मन अटल सूर्य सा प्रकाश का पुंज है, संकल्प शक्ति सुदृढ़ सी चट्टानों का द्वीप है, हृदय शीतल छाँव सा, करुणा के एक गाँव सा, बस्ती सबकी छाँव जिसमें सबके लिए परस्पर भाव है, स्वभाव है कस्तूरी सा, चहुओर जिसकी छाप रहे, परिवार हो या समाज हो, शासन या प्रशासन हो, हर तरफ आपका नाम है, आपके कृतों से मिली किशनगंज को एक पहचान है, हम सबको एक पहचान है। जो वो सोच लेते हैं उसको वो ज़मीनी स्तर में लाके मानते हैं, सबको सम्मान देकर, सबको साथ लेकर। आज जो हम लोग यहाँ किशनगंज में मॉल देख रहे हैं, जो भी होटल्स देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सब एकदम मतलब मेट्रोज़ की क्वालिटी की है। जब ये बन रहे थे इनके अंदर वो हिम्मत है
कि मैं करना है तो करना है, ये रिस्क लेना जानते हैं और रिस्क लेते हैं। दफ्तरी जी की आज की पीढ़ी की भावनाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि राजकरण जी ने 4 पीढ़ियों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इसका श्रेय राजकरण जी अपने पिता से प्राप्त संस्कारों को देते हैं। जैन तेरापंथ धर्म संघ द्वारा उनके पिता भीकम चंद जी दफ्तरी को श्रद्धानिष्ठ श्रावक और माता कांता देवी दफ्तरी को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति से भी अलंकृत किया गया है। दफ्तरी जी, इस इलाके से मैं बहुत परिचित हूँ क्योंकि मेरा बचपन, मेरा जन्म स्थान सब फारबिसगंज ही रहा और किशनगंज, ठाकुरगंज, इन इलाकों से मैं जुड़ा रहा। पोठिया या इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, कहा जाता है कि ये सुरक्षित नहीं थे। आपराधिक घटनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। यहाँ साक्षरता की दर भी बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। लेकिन आज वो इलाका आत्मनिर्भर हो गया, हजारों लोगों को रोजगार मिला, कई व्यवसाय खुले, ये सारी चाय की खेती के पीछे हुए। आपको कैसा लगता है? हमने बिहार में किशनगंज ज़िले को चाय के मानचित्र पर लाने के लिए यहाँ के छोटे छोटे किसानों को भी हमने काफ़ी जागृत किया और उनको प्रोत्साहित किया चाय बागान लगाने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने इस क्षेत्र में हमारे चाय बागान की स्टार्ट करने के 5 साल 7 साल के बाद में काफ़ी लोगों ने चाय की खेती की शुरुआत की है। अब उस इलाके में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी पिछड़े इलाके में आए, और इलाके में भी काफ़ी जो डेवलपमेंट हुआ है, लोगों का जो जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठा है, उसे देखकर काफ़ी आत्मसंतुष्टि होती है। दफ्तरी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दिया हुआ नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला सशक्तिकरण की बातें आती है। मैंने यहाँ आकर आपके बारे में अध्ययन किया। ये काम तो आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देकर, उनको आत्मनिर्भर बनाकर, चाहे वो टी गार्डन के द्वारा हो या अन्य रोजगार के द्वारा। क्या आपने कभी सोचा था कि महिलाओं के उत्थान में आपकी इतनी बड़ी भागीदारी हो सकती है? आज देखा जाए तो किशनगंज ज़िले में चाय बागान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 से 60 हज़ार लोग जुड़े हैं, उसमें 30 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी है। दफ्तरी जी, आज इस प्रोग्राम को लाखों लोग देख रहे हैं, कम उम्र के भी देख रहे हैं, आप मेरे हम उम्र भी देख रहे हैं। आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? मैं तो नई पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि अभी जो परिवार बिखरते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार में रहें, मिलजुल कर काम करें, और काम जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दफ्तरी जी, आज आप वाह जिंदगी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और जो आज लाखों लोग देख रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अनुशासन, समर्पण, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, इन सूत्रों का अनुसरण करते ही राजकरण जी ने अनगिनत सपनों को साकार करते हुए जीवन में भरपूर सफलता पाई। इस सफलता के साथ साथ परिवार, समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाकर उन्होंने न केवल अपनी बल्कि अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को बनाया वाह जिंदगी। तो दोस्तों, हमारा आज का ही एपिसोड यहीं तक। हमने देखा श्री राजकरण जी दफ्तरी की आत्मकथा और हमने सीखा कि किस प्रकार से अगर हम किसी कार्य में लग जाए पूरे जज्बे के साथ, पूरे मेहनत के साथ, तो उस कार्य को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर यही जज्बा हम सभी हमारे अपने अपने कार्यों में दिखाए तो ज़रूर ही हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।
अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना से जंग अभी भी थोड़ी बाकी है। सावधानी बरतिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय जिनेंद्र।